नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षाओं को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे की कक्षा का वाचन कुछ इस प्रकार है। भाषा में गद्य के आरंभिक प्रयोग निबंध को जन्म देते हैं। देखिए, भाषा में गद्य के आरंभिक प्रयोग निबंध को जन्म देते हैं, क्योंकि शैली विधान की विविध संभावनाएं यहाँ अधिक है। भारतेंदु काल इस विधा में खूब समृद्ध रहा है। निबंध की रचना प्रायः समाज और साहित्य के उदारतावादी कालों में माध्यम विशेष के रूप में अधिक होती है। निबंध रचना के ये काल यूरोपीय साहित्य, विशेषता फ्रेंच और अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभ में दिखते हैं, जिस काल में उदारतावादी समूचे युग के चिंतन की महत्वपूर्ण वृत्ति थी। हिंदी के सफल निबंधकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने एक निबंध क्या लिखूं, देखिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की निबंध है क्या लिखूं में निबंध के स्वरूप की अच्छी व्याख्या की है। इस रचना वृत्ति का काव्य रूपों के तुलनात्मक संदर्भ में विश्लेषण करते हुए वे लिखते हैं, पाश्चात्य साहित्य में ऐसे निबंधों का विकास आधुनिक युग में हुआ है। आख्यायिका की तरह यह निबंध कला भी आधुनिक युग की रचना है। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि के उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका, लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। उनमें उसका उल्लास रहता है। कवि उच्च मार्ग से प्रेरित होकर काव्य की रचना करते हैं और विज्ञ ज्ञान की कसौटी पर सत्य की परीक्षा कर प्रबंध लिखते हैं। पुनः देखिए, कवि उच्च मार्ग से प्रेरित होकर यानी ऊंचे मार्गों से प्रेरणा लेता है और काव्य की रचना करता है, और विज्ञान की कसौटी पर सत्य की परीक्षा करके प्रबंध लिखते हैं। यानी बिना विज्ञान की कसौटी पर सत्य का अगर परीक्षा नहीं करेगा तो नहीं प्रबंध काव्य नहीं लिखेगा। आख्यायिका लेखक कल्पना के द्वारा मनुष्य जीवन का रहस्य प्रत्यक्ष कराने के लिए चरित्र वैचित्र्य की सृष्टि करते हैं, पर यह निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा होती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। यह सही है कि निबंध का जन्म और नामकरण फ्रांसीसी लेखक मानतेन, जो 1533 के जन्मे थे और 1592 में उनकी मृत्यु हो गई थी, के साथ संबंध किया जाता है। देखिए, निबंध का जन्म किन से माना जाता है तो मानतेन से माना जाता है, पर अंग्रेजी साहित्य के व्यापक रूप में इस माध्यम की स्वीकृति और फिर प्रचार 18वीं सदी के से आरंभ हुआ, और इस काव्य रूप का चरमोत्कर्ष 19वीं सदी में ही देखने को मिलता है, जो उदारतावादी के अपने उत्कर्ष का काल है। मील की रचना ऑन लिबर्टी, जो 1859 है, माफ़ी चाहती हूँ, 1859 में प्रकाशित हुई, और अंग्रेजी की श्रेष्ठतम निबंध चार्ल्स लैम्ब इलाया के निबंधों के संकलन क्रमशः 1823 से 1833 में प्रकाशित हुए। यही अंग्रेजी के प्रख्यात रोमांटिक कवियों का काल है। देखिए, अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों का काल क्या है, 1823 से 33 तक। इन तिथि क्रमों और उनके अंतर्गत परिव्याप्त कलात्मक संवेदना का विश्लेषण करके यदि देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि रोमांटिसिज्म और उदारतावादी की भावभूमि परस्पर संपृक्त है, जिसमें अपनी ही दृष्टि और अपने ही भाव का विशेष महत्व है। हिंदी में ही निबंध की यह उन्मुक्त प्रकृति उदारतावाद के काल में प्रमुखता विकसित हुई है। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के समय में अंग्रेजी उदारतावाद का प्रभाव भारतीय शिक्षित समाज पर तेजी से पड़ रहा था, जहाँ दूसरे के मत का जितना अधिक सम्मान है, अपने मत में उतनी ही गहरी निष्ठा है। भारतीय शिक्षित समाज में क्या हो रहा था, अंग्रेजी उदारतावाद का प्रभाव पड़ रहा था, और अंग्रेजी उदारतावाद में क्या होता है, दूसरे के मत का अधिक सम्मान होता है और अपने मत की गहरी निष्ठा होती है। आंतरिक स्तर पर निबंध का आरंभ यदि उदारतावाद की मनस्थिति से जुड़ा है तो बाहरी तौर पर पत्र पत्रिकाओं के विकास के साथ हिंदी के अन्यतम निबंधकार बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र
क्रमशः हिंदी प्रतिप और ब्राह्मण के संस्थापक संपादक रहे हैं और इन पत्रों में ही उनके निबंध अधिकतर प्रकाशित हुए हैं। यूँ कहा जा सकता है कि भारतेंदु युग के पत्र पत्रिकाओं का जो सिलसिला जमा वह द्विवेदी युग तक बराबर मजबूत होता जाता है और हिंदी गद्य का यह आरंभिक दौर निबंध कला का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। हिंदी निबंध का दूसरा युग महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके समवर्तियों को में देखने को मिलता है, पर भारतेंदु युग के निबंधों जैसा लालित्य इस युग में नहीं दिखता। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी निबंध की श्रेष्ठतम उपलब्धियों का प्रतीक है। कला और शिल्प की दृष्टि से उनके निबंध अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत हैं। गोविंद नारायण मिश्र, पदम सिंह शर्मा और अध्यापक पूरन सिंह इस युग के अन्य प्रसिद्ध निबंधकार और शैलीकार हैं। इनमें से अंतिम दो निबंधकार की अपेक्षा शैलीकार अधिक है। दोनों का हिंदी गद्य अपने आप में अप्रतिम है। फिर बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे के वजन पर विजयानंद दुबे की चिट्ठियां हैं। देखिए, बाल मुकुंद गुप्त का जो शिव शंभू का चिट्ठा है उसके वजन पर विजयानंद दुबे की चिट्ठियां हैं। प्रसिद्ध कथाकार विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने विजयानंद दुबे के नाम से चांद पत्रिका में धारावाहिक रूप में इन चिट्ठियों को प्रकाशित करवाया था। देखिए, लिखे थे विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक ने प्रकाशित करवाया था विजयानंद दुबे के नाम से चांद्र पत्रिका में और धारावाहिक रूप में चिट्ठियों को प्रकाशित करवाया था। उसने कहा था कि प्रख्यात लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भी इस काल में कुछ निबंध लिखे थे। श्याम सुंदर दास के निबंध अपेक्षया वैदूषिक प्रकार के हैं। इन लेखकों का समग्रता विवेचन द्विवेदी युग के क्रम में हो चुका है। छायावाद युग के समानांतर निबंध क्षेत्र में विशिष्ट लेखन रामचंद्र शुक्ल का है। उनके विषय वैदूषिक ढंग के हैं, पर शैली में निबंध लेखन का लालित्य। इस स्थिति का स्पष्ट संकेत चिंतामणि भाग 1 के निवेदन में स्वयं लेखक ने दिया है। इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। मतलब यात्रा के लिए बुद्धि निकला है लेकिन हृदय भी साथ लिए हुए था। यह एक तरह से कामायनी में ईड़ा की यात्रा है, श्रद्धा के साहचर्य को प्राप्त करने के लिए। निबंधकार रामचंद्र शुक्ल और कवि जयशंकर प्रसाद एक दूसरे के कितने निकट हैं, इसका गुमान शायद दोनों में से किसी को नहीं है। आचार्य शुक्ल के निबंध दो तरह के हैं, या तो भाव मनोविकारों संबंधी जैसे उत्साह, श्रद्धा, भक्ति और करुणा, ईर्ष्या, क्रोध, या फिर आलोचना के सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप को लेकर, जैसे कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि। स्पष्ट ही इन दोनों वर्गों में विषय अपनी प्रकृति से पूरी तरह वैदूषिक है। यह मनोविज्ञान के क्षेत्र से या साहित्य चिंतन के क्षेत्र से। ऐसे विषयों पर ललित शैली में निबंध लेखन निश्चय ही कठिन है। इसके लिए लेखक ने दो उपायों का सहारा लिया है, या तो जीवन और साहित्य के किन्हीं मार्मिक प्रसंगों को उभार कर या फिर व्यंग्य विनोद का पूट देकर। इससे विवेचन की शास्त्रीयता बोझिल न रहकर निर्मल और प्रीतिकर लगने लगती है। कभी कभी यह सोचकर अटपटा लग सकता है कि मूलतः साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल ने भावों मनोविकारों जैसे मनोविज्ञान के विशेषीकृत विषय पर निबंध क्यों लिखा। लेखक के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने पर स्पष्ट होगा कि यह लेखन आलोचक शुक्ल के साहित्य चिंतन की पुष्ट आधार भूमि है। भारतीय और पाश्चात्य दोनों समीक्षा प्रणालियों में भाव और मनोविकार साहित्य की रचना प्रक्रिया के प्रधान अंग है। ऐसी स्थिति में मनोविज्ञान के विविध महत्वपूर्ण प्रसंगों का विवेचन आलोचकीय समझ को प्रशस्त और समृद्ध करता है। संदर्भ चाहे स्थायी और संचारी भावों की रस प्रक्रिया में भूमिका का हो या फिर पाश्चात्य ढंग के मनोविश्लेषण पर आधारित व्यक्ति वैचित्र की साहित्यिक परिणति का। चिंतामणि के निबंध साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद में दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक विवेचन सीधे ही किया गया है, पर गंभीर और व्यवस्थित विश्लेषण प्रक्रिया के बावजूद आचार्य शुक्ल के निबंध मनोविज्ञान की शास्त्रीय पुस्तकों जैसे नहीं है। एक तो इसलिए कि उनका आधार भूमि बराबर साहित्य से जुड़ी बनी रहती है, दूसरे यह भी कि लेखक अपने उदाहरण पुस्तकों से नहीं सीधे जीवन से उठाता है। यही कारण है कि मनोविज्ञान जैसे जटिल विषय से सीधे संबंध न होकर भी आचार्य शुक्ल इन गूढ़ प्रसंगों का स्पष्ट और स्पर्शी विवेचन कर पाते हैं। यहाँ उनकी शैली भी उपकारक होती है। वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। महत्वपूर्ण पंक्ति है।
बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है जैसे वाक्य कोई पेशेवर मनोविज्ञान शास्त्री नहीं लिख सकता, पर साहित्य के आलोचक की बिंबधर्मी भाषा बैर और क्रोध में जैसे अंतर स्पष्ट करती है। वह बड़े बड़े मनोविज्ञानवेत्ता नहीं कर सकते। क्रोध को संजोकर और संभाल कर रखने से कैसे वह बैर में परिणत होता है, इस बुनियादी तथ्य को यहाँ एक छोटे से वाक्य में बड़ी कुशलता से व्यक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार प्रेम, श्रद्धा और भक्ति तथा लज्जा और ग्लानि के सूक्ष्म अंतरों को लेखक ने बड़ी सरलता से उभार कर हमारे सामने रखा है। लज्जा और ग्लानि का एक प्रसंग यों है, हम अपना मुंह न दिखाकर लज्जा से बच सकते हैं पर ग्लानि से नहीं। कोठरी में बंद चारपाई पर पड़े पड़े लिहाफ के नीचे भी लोग ग्लानि से गल सकते हैं। चित्रकूट में भरत राम के मिलाप के स्थान पर जब जनक के आने का समाचार पहुंचा, तब सुनत जनक आगमन बस हरखेऊ अवध समाज पर गरई गलानी कुटिल कैकई। यहाँ निबंधकार द्वारा पहले एक सामान्य घरेलू जीवन का संदर्भ लिया गया है, फिर बाद में उसे रामचरितमानस के एक मार्मिक प्रसंग से जोड़ दिया गया है। ग्लानि के एक सूक्ष्म भेद आत्मग्लानि को लेखक ने गोस्वामी तुलसीदास पर लिखित अपने विस्तृत आलोचना में दिखाया है। तुलसी की भावुकता को स्पष्ट करते हुए आलोचक ने कवि द्वारा सूक्ष्म भावों का चित्रण विवेचित किया है। यहाँ भरत की आत्मग्लानि का प्रसंग आता है। आत्मग्लानि का जैसा पवित्र और सच्चा स्वरूप गोस्वामी जी ने दिखाया है, वैसा शायद ही किसी कवि ने कहीं दिखाया हो। आत्मग्लानि का उदय शुद्ध और सात्विक अंतःकरण में ही हो सकता है, अतः भरत से बढ़कर उपयुक्त आश्रय उसके लिए और कहाँ मिल सकता है। मानस के अयोध्या कांड में फिर जैसा मार्मिक चित्रण राम वनगमन को लेकर भरत की आत्मग्लानि का तुलसी ने किया है, वैसा उसके सर्वथा योग्य विवेचन आचार्य शुक्ल का है। आलोचक रचनाकार के अर्थ को कैसे प्रशस्त और संवर्धित करता है और कर सकता है, इसका अच्छा उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है। लज्जा और ग्लानि के सैद्धांतिक विश्लेषण व्यावहारिक आलोचना के लिए कैसे उपकारक हुआ है, यह भी इस प्रसंग में देखा जा सकता है। रचना के अनुभव छायाओं का विवेक इस प्रक्रिया से बराबर समृद्ध होता है। इस रूप में चिंतामणि के भाव और मनोविकार संबंधी निबंध अपने में उत्कृष्ट गद्य लेखन है और दूसरी ओर आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आलोचना। शुक्ल जी कैसी आलोचना लिखते थे? सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आलोचना। उसके लिए पुष्टाधार भूमि बनते हैं। मनोविज्ञान विषयक निबंध लेखक के एक प्रयोग के सहारे से कहे तो साहित्य की साधनावस्था को स्पष्ट करने के लिए लिखे गए हैं और सीधे साहित्यिक विषयक निबंध सिद्धावस्था को पहली कोटि के निबंधों में रचना का प्रयत्न पक्ष चित्रित हुआ है, तो दूसरी कोटि के निबंधों में उसका उपभोग पक्ष। दोनों प्रकार यह एक दूसरे के पूरक और उपकारक हैं। भाव और मनोविकार संबंधी निबंध साहित्य की रचना और आस्वाद प्रक्रिया के मूलाधार को स्पष्ट करते हैं, जबकि साहित्यिक निबंध रची हुई वस्तु की व्याख्या और विश्लेषण का यत्न करते हैं। कुल मिलाकर जीवन और रचना का अर्थ प्रशस्त और संवर्धित दोनों के लिए उद्दिष्ट है। यह एकदम संयोग नहीं है कि चिंतामणि भाग 1 में संकलित भावों और मनोविकारों संबंधी प्रथम 10 निबंधों के एकदम बाद 11वां निबंध आता है। कविता क्या है? साहित्य विशेषता, ये भी याद रखिएगा कि कितना नंबर का निबंध है कविता क्या है, तो 11वां नंबर का। कविता क्या है? विशेषता, साहित्य विशेषता कविता के संबंध में आचार्य शुक्ल की बुनियादी मान्यताएं इस निबंध में प्रस्तुत हुई है, जो कई बार संशोधित और संवर्धित करके लिखा गया है। इसका आरंभिक रूप 1909 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। इसी से मिलते जुलते विषय पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवि और कविता के संबंध में आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई है। तब कविता क्या है का लेखक अपने विषय की गंभीरता के प्रति अत्यंत सजग और इसलिए इस निबंध का उसने कई बार परिष्कार किया है। सरस्वती में प्रकाशित निबंध के मुख्य खंड है कार्य में प्रवृत्ति, मनोरंजन और स्वभाव संशोधन। कविता की आवश्यकता, सृष्टि और सौंदर्य। कविता की भाषा, श्रुति, सुखदता तथा अलंकार महत्वपूर्ण है। कि कविता क्या है कि कौन कौन से खंड सरस्वती पत्रिका में छपे हैं। तथा चिंतामणि भाग 1
जो 1939 में आई है, में संकलित इस निबंध के अंतिम पाठ में खंडों का विभाजन इस प्रकार हुआ है: सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। स्पष्ट ही यहाँ कई निबंधों की वस्तु समेकित हुई है, जिससे निबंध का आकार बढ़ा है, पर विवेचन सूक्ष्मतर हुआ है। आचार्य द्विवेदी के निबंध से जो शिकायत लेखक को है, वह उसके अपने लेखन में ना हो, इसकी सजगता उसे बराबर है। कविता क्या है? निबंध का कई बार संशोधित और संवर्धित होना इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि कविता की समझ और रुचि को लेखक एक विकासशील प्रक्रिया मानता है और स्वयं अपनी ओर से उसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है। सामान्यतः समझा जाता है 1922 तक इस निबंध का रूप स्थिर हो गया था। इस निबंध की सबसे बड़ी विशेषता है कि कविता के संबंध में यह लेखक की मौलिक और निजी मान्यताओं को प्रस्तुत करता है। काव्य शास्त्र की बड़ी समृद्ध परंपरा भारत और पश्चिम दोनों जगह रही है, जिसका अच्छा और सुलझा हुआ परिचय आचार्य शुक्ल को था, पर दोनों परंपराओं से जरा भी आक्रांत हुए बिना लेखक यहाँ कविता के सामान्य और व्यापक रूप की अपने ढंग से व्याख्या करता है। यह निबंध साहित्य के क्षेत्र में लेखक के वैचारिक आत्मविश्वास का पहला सबल प्रमाण है। जैसे कि भाव और मनोविकार संबंधी निबंध, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुल मिलाकर आचार्य शुक्ल का यह गद्य लेखन सही अर्थों में ललित निबंध का रूप है। उसकी शैली में लालित्य है, जबकि अपने व्यवस्थित और प्रस्तुतिकरण में वे निबंध है। द्विवेदी युग के बाद छायावादी काव्य में जीवनानुभव का जैसा संश्लिष्ट चित्रण है, उसका समानांतर रूप प्रेमचंद में विशेषतः उनके उत्तरकालीन कथा साहित्य में मिलता है। मानव स्वभाव का वैसा ही संश्लिष्ट चित्रण रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंधों में हुआ है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कालक्रमानुसार तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के समवर्ती हैं, पर उनके निबंध द्विवेदी वृत्त की भावभूमि से अलग हैं। बख्शी वस्तुतः द्विवेदी युग की तुलना में छायावाद युग की संवेदना के अधिक निकट है। देखिए, एज में वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास है, लेकिन उनकी जो लेखन की शैली है वो छायावाद युग से मिलती जुलती है। शिव पूजन सहाय ने विभिन्न पत्रों में शिव के नाम से निबंध लिखे हैं। बख्शी की गंभीर आत्मीय शैली से अलग उनका निबंध शिल्प परिहास प्रधान है। व्यंग्य के बिना निबंध शैली को उसके उत्कृष्टतम स्तर पर पहुंचा देना पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की कला है, जो अपने आप में अप्रतिम है। महादेवी वर्मा के निबंध अपनी भाषा में प्रांजलता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनमें एक और भावाभिभोरता है तो दूसरी ओर हल्के व्यंग्य के पुट उनके संस्मरण निबंधों के निकट है, पर निबंध अधिकतर साहित्यिक या सामाजिक प्रश्नों से संबंध प्रधानता विवेचन परक है। श्री रघुवीर सिंह मूलतः शैलीकार हैं। रघुवीर सिंह जी क्या है? मूलतः शैलीकार हैं। उनके निबंध गद्य काव्य के निकट आते हैं। सियाराम शरण गुप्त भी द्विवेदी युग से संबंध होने के बावजूद छायावादी काव्य चेतना से अधिक संपृक्त है। पहला है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और दूसरे हैं सियाराम शरण गुप्त। ये दोनों एज में द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं, मतलब एज में द्विवेदी युग के समवर्ती कवि हैं और उनकी रचनाएं ज़्यादातर छायावादी शैली पर लिखी गई हैं। सियाराम शरण की सरलता से युक्त आत्मीयता उनकी शैली को विशेष रूप से प्रीतिकर बना देती है। निबंध कला रोमांटिसिज्म के आधारभूत सिद्धांतों के अनुकूल भव्यता के स्थान पर निकटता के भाव को महत्व देती है। इस दृष्टि से बख्शी और सियाराम शरण की कला पाठक को सहज ही अपनी ओर आकृष्ट करती है। माखनलाल चतुर्वेदी के निबंध शैली हिंदी लेखकों और प्रेमियों के बीच काफ़ी चर्चा और प्रशंसा का विषय रही है। इस क्षेत्र में उनकी साहित्य देवता, जो 1943 की रचना है, विशेष रूप से ख्यात हुई है। देखिए, साहित्य देवता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। कलात्मक सौष्ठव की दृष्टि से यह शैली बहुत संतोषजनक नहीं कही जा सकती। भिन्न भिन्न भाषा रूपों और प्रवृत्तियों को उन्होंने प्रायः बेमेल तौर पर जुटा दिया है। उनके समकालीन गुलाब राय की वृत्ति इसके विपरीत है। उनकी भाषा शैली अलंकृत न होकर सहज बोलचाल की है और उसमें वह भाव विनोद भाव है जो निबंध कला का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है।
पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुख है। उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता का मिला जुला रूप माखनलाल चतुर्वेदी का स्मरण दिलाता है। स्पष्ट ही इस प्रकार के निबंधों में विचार का तत्व कम और भावावेग अधिक रहता है। गेहूं और गुलाब 1950 की रचना है। वंदे वाणी विनायको 1957 की रचना है। लेखक के प्रमुख निबंध संकलन है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है गेहूं और गुलाब और वंदे वाणी विनायक को। अब आते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी की गद्य शैली की आत्मीयता उनके निबंध, रेखाचित्रों और संस्मरणों में समान रूप से मिलती है। शुद्ध निबंध उन्होंने यद्यपि कम लिखे हैं, पर उनके बहुत से रेखाचित्र और संस्मरण निबंध के निकट आ जाते हैं। मूलतः पत्रकार होने के नाते उद्धरण देना उन्हें विशेष रूप से प्रिय है। ये उद्धरण संपादकीय लेखों तथा टिप्पणियों की प्रकृति के तो अनुकूल है, पर निबंध के सहज प्रवाह में इनसे व्याघात ही उत्पन्न होता है। कहना न होगा कि सहज प्रवाह निबंध शैली की प्रमुख विशेषता है। छायावाद युग का अकाल्पनिक गद्य लेखन निबंध के अतिरिक्त कई अन्य गद्य रूप विकसित करता है। गद्य रूपों की परिकल्पना हिंदी काव्य रूपों के इतिहास में सबसे बाद में आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अकाल्पनिक गद्य के क्षेत्र में निबंध की चर्चा तो करता है, पर उससे इतर रूपों का इतिहासकार ने कोई उल्लेख नहीं किया है, जिससे प्रकट होता है कि उनके समय तक जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, संस्मरण प्रभृति गद्य रूपों की स्वतंत्र साहित्यिक सत्ता मान्य नहीं हो पाई थी। यह प्रभृति गद्य रूपों की स्वतंत्र साहित्यिक स्वतंत्र साहित्य सत्ता मान्य नहीं हो पाई थी। यह भी स्मरणीय है कि आरंभ के कुछ वर्षों में ये अकाल्पनिक गद्य रूप अपनी प्रकृति में बहुत कुछ सूचनात्मक और विवरणात्मक थे और इसलिए अधिकतर उपयोगी साहित्य के अंतर्गत समझे जाते थे। साहित्यिक रूपों में उनकी परिगणना अपेक्षाकृत बाद की बात है, जब भाषा प्रयोग विधि के विकास के कारण उनकी प्रकृति सृजनात्मक हो जाती है। इन नए गद्य रूपों में भाषा प्रयोग का केंद्रीय महत्व होता है, क्योंकि इनका वृत्त मुख्यतः अकाल्पनिक होने से सृजनात्मकता का अधिकांश दायित्व भाषा पर रहता है। एक और इनमें कहानी, उपन्यास जैसी भाषा की गहरी सृजनात्मकता नहीं होती। दूसरी ओर सामान्य भाषा की तुलना में इनमें भाषिक सृजनात्मकता का हल्का रूप प्रयोग तो होता है। बोलचाल की भाषा की तुलना में कविता की भाषा सबसे अधिक सृजनात्मक होती है और लोक साहित्य की भाषा सबसे कम। अपनी यत्नज क्षीण सृजनात्मकता के कारण अकाल्पनिक गद्य वृत्तों की प्रकृति नाटक या उपन्यास जैसे कल्पना प्रचुर काव्य रूपों के संदर्भ में कुछ हल्की मानी जाती है, पर आज की जटिल से जटिलतर होती हुई नवीन पद्धति में इन हल्के गद्य रूपों का अध्ययन अधिक प्रीतिकर हो गया है। तनावों की बढ़ती के युग में यात्रा, संस्मरण और डायरी की निकटता, आत्मीयता और अनौपचारिकता पाठक को जीवन के प्रति मानो अधिक आश्वस्त बनाती है। लेखक के सीधे और व्यक्तिगत संपर्क का भाव भी इन रूपों में अधिक रहता है। समकालीन जीवन अपने में जैसे इतना अतिरंजित हो उठता है कि साहित्यिक अतिरंजना वहाँ अब कभी कभी बोझिल जान पड़ने लगी है। ऐसे परिवेश में नाटक, उपन्यास, कहानी से आगे निबंध के मूलाधार से विविध नए गद्य रूपों का विकास होता है। यात्रा, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज और कुछ पहले से चले आते जीवनी, आत्मकथा के रूप, सामान्य मानव व्यक्ति का उत्तरोत्तर बढ़ता महत्व, जिसका आरंभ हिंदी साहित्य में छायावाद काल से देखा जा सकता है। सृजन के दृष्टि बिंदु से इन गद्य रूपों के मुख्य प्रेरक शक्ति माना जा सकता है। रचनाकार मानव व्यक्तित्व का यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सामना करता है और इस दृष्टि से बाहरी सामाजिक महत्व की तुलना में व्यक्तित्व की अपनी समृद्ध रचनात्मकता के लिए अधिक उपयुक्त तत्व सिद्ध होता है। यही कारण है कि सामान्य और अकिंचन व्यक्तियों के रेखाचित्र या संस्मरण लिखे जाते हैं। अप्रसिद्ध लोग अपनी आत्मकथा लिखते थे। अप्रसिद्ध लोग मतलब जो प्रसिद्ध नहीं थे, और नितांत अपरिचितों के यात्रा, संस्मरण या डायरियाँ बड़ी रुचि से पढ़ी जाती थी, क्योंकि उनमें शर्त यह नहीं थी कि उनका नायक या लेखक उदात्त अथवा महान व्यक्ति हो, वरन उनका साहित्य होना उनकी सृजनात्मकता पर निर्भर है। अकाल्पनिक वृत्तों के लिए गद्य के साहित्यिक यों कहे सृजनात्मक रूपों के प्रयोग तब
से प्रारंभ हुए माने जा सकते हैं, जब से इन वृत्तों की सूचनात्मक के स्थान पर कलात्मक परिकल्पना प्रधान हुई है। हिंदी के प्रारंभिक सूचनात्मक गद्य वृत्तों में जीवनी और आत्मकथा है। देखिए क्या है, हिंदी के प्रारंभिक सूचनात्मक गद्य वृत्तों में जीवनी और आत्मकथा है। जीवनी के कुछ रूप मध्यकालीन ब्रजभाषा में मिलते हैं, जैसे नाभा दासकृत भक्तमाल जो 17वीं सदी और 84 और 252 वैष्णव की वार्ता 17वीं सदी का है। यहाँ वार्ता शब्द का प्रयोग ही इन रचनाओं के स्वरूप को प्रकट कर देता है। आधुनिक काल के आरंभ में जीवनी के नायकों के लिए प्रायः महाकाव्योचित गुण आवश्यक समझे जाते थे। जीवनियों का प्रस्तुतिकरण पहले प्रकाशकीय स्तर पर आरंभ हुआ। वर्तमान शताब्दी के आरंभ में कलकत्ता और वाराणसी के प्रमुख प्रकाशकों के विज्ञापनों को देखने से ज्ञात होता है कि वे 3 प्रकार की पुस्तकें आवश्यक रूप से तैयार करवाते थे। एक तो जासूसी और रहस्य रोमांच के उपन्यास, दूसरे पढ़ने योग्य थिएट्रिकल नाटक और तीसरा आदर्श जीवन वृत्त। इस प्रकार की जीवनियाँ जनसाधारण को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की जाती थी और उनके पीछे किसी प्रकार की कलात्मक प्रेरणा नहीं देखी जा सकती। प्रकाशकीय दृष्टि से तैयार होने के कारण प्रायः इनके ऊपर लेखक का नाम भी नहीं दिया जाता था। अधिकतर पौराणिक और ऐतिहासिक और कभी कभी समसामयिक चरित्रों को जीवनी के नायक के रूप में चुना जाता था। सन 1917 में कलकत्ता से प्रकाशित एक अनुदित उपन्यास के अंत में वीर चरितावली शीर्षक से एक विज्ञापन इस प्रकार दिया हुआ है। मातृभूमि भारतवर्ष में भारतवर्ष के वीर वीरांगनाओं के चरित्र पढ़ने की किसकी इच्छा नहीं होती। इस पुस्तक में निम्नलिखित वीर वीरांगनाओं की 14 वीर कहानियाँ सन्निवेशित की गई हैं। देखिए सन्निवेशित की गई है, कौन कौन सी है। 1 रानी दुर्गावती, 2 रानी लक्ष्मीबाई, 3 जवाहर बाई, 4 कर्मदेवी, 5 वीर धात्री पन्ना, 6 वीर बालक और वीर नारी, 7 राजकुमार चंद महाराज पृथ्वीराज, 8वां हुए, 9वें हुए बादल चंद, 10वें हुए रायमल, 11वें हुए सिख वीर रंजीत सिंह, 12वें हुए हमीर, 13वें हुए महाराणा प्रताप सिंह, 14वें हुए छत्रपति शिवाजी प्रभृति। पुस्तक में हाफ टोन फोटो के सुंदर सुंदर 5 चित्र भी दिए गए हैं। मूल्य केवल 1 आना या 11 आना है। इस प्रकार के जीवन चरित्रों में इतिहास दृष्टि का कम वृत्तांत माफी चाहती हूँ। इस प्रकार के जीवन चरित्रों में इतिहास दृष्टि का कम और वृत्तांत शैली का उपयोग अधिक होगा। समसामयिक चरित्र यहाँ लिए नहीं गए, इसलिए तथ्य संग्रह की बात बहुत कम रहती है। व्यावसायिक धारा से कुछ भिन्न रूप में हिंदी के आरंभिक गद्य लेखकों द्वारा लिखी हुई जो जीवनियाँ हमारे सामने आती है, उनकी मूल वृत्ति भी परिचयात्मक और उपदेशात्मक होती है। इस युग के जीवनीकार की दृष्टि आदर्श और शिक्षाप्रद जीवन अंकित करने की है। उसकी प्रेरणा व्यावसायिक हो या सुधारवादी। मानव व्यक्तित्व की व्याख्या उसके संघर्ष और अंतर प्रक्रियाएं जीवनी या आत्मकथा का हिस्सा बन सके, यह उद्देश्य इन लेखकों का नहीं था और न इसके योग्य विकसित गद्य उनके पास था। साहित्यिक ढंग से लिखी गई या कि ठीक कहें तो साहित्यकारों द्वारा लिखी गई जीवनियों का आरंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से होता है। कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा विशेष रूप से देवी प्रसाद मुंसिफ ने इस क्षेत्र में कार्य किया है। ये रचनाएं जीवनी कम और चरित्र या वृत्त अधिक हैं। धीरे धीरे पौराणिक के स्थान पर ऐतिहासिक चरित्रों को अधिक लिया जाने लगा है। पौराणिक चरित्रों को भी आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित करने की वृत्ति अब आरंभ हुई। इस प्रकार की जीवनियों में बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कृष्णचरित अपने समय की एक ख्यात कृति है। हिंदी के प्रसिद्ध तत्कालीन लेखक जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने उक्त ग्रंथ के अनुवाद 1913 में भारत मित्र प्रेस से प्रकाशित करवाया था। यहाँ कृष्णचरित के दोनों पक्ष अवतार और आदर्श पुरुष का जीवनीकार और भाषांतरकार की भी दृष्टि है। कई अन्य अनुवाद भी इस क्षेत्र में आए। बंकिम चंद्र लाहिड़ी द्वारा प्रणीत जीवनी का अनुवाद सम्राट अकबर शीर्षक से गुलजारी लाल चतुर्वेदी ने किया था। हरिदास एंड कंपनी, कलकत्ता, 1919 में मिर्जापुर निवासी विचित्र कवि गोस्वामी वामनाचार्य गिरी द्वारा अनुदित वीरेंद्र बाजीराव लहरी प्रेस, काशी से 1907 में काफ़ी प्रख्यात हुआ था। यूरोपीय इतिहास के ख्यात चरित्रों को कुछ जीवनीकारों ने चुना है।
राधा मोहन गोकुल जी ने यूरोपीय इतिहास के सबसे आकर्षक चरित्रों में से एक नेपोलियन का जीवन वृत्त मनोरंजन पुस्तक माला की 18वीं पुस्तक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट शीर्षक से प्रकाशित किया। नागरिक प्रचारणी सभा 1917। आधुनिक भारतीय महापुरुषों में महात्मा गांधी के जीवन चरित्र कई रूपों में लिखे गए थे। इस आरंभिक जीवन वृत्तों में रामचंद्र वर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ महात्मा गांधी हिंदी पुस्तक भंडार बम्बई है, जिसमें गांधी की विस्तृत जीवनी के अतिरिक्त लेखक ने उनके महत्वपूर्ण लेखों और व्याख्यानों को भी संकलित किया है। देशबंधु चित्तरंजन दास हिंदी साहित्य मंदिर इंदौर, जो 1921 के है, संपूर्णानंद द्वारा लिखित संक्षिप्त जीवनी है। यह शायद संयोग से कुछ अधिक माना जाएगा कि इसी वर्ष 1921 में गांधी और चित्तरंजन दास के अतिरिक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ था, रामलाल वर्मा के द्वारा कलकत्ता से, जिसके लेखक थे ईश्वरी प्रसाद शर्मा। तिलक के इस वृत्त में तिलकावतार शीर्षक से कविवर मैथिली शरण गुप्त की एक कविता आरंभ में दी गई है। भारतीय राजनीति के इस युग में प्रसिद्ध देशभक्त मेजनी का व्यक्तित्व विशेष रूप से आकर्षक था। लाला लाजपत राय द्वारा मूल उर्दू में लिखित ग्विसप मैजिनी का जीवन चरित्र केशव प्रसाद सिंह ने 1900 में अनुदित किया है। राजनीतिक क्षेत्र के मनुष्यों के अतिरिक्त देश के अन्य मेधावी व्यक्तियों की ओर भी जीवनीकार आकृष्ट हुए थे। सुख संपत्ति राय भंडारी ने डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बसु और उनके आविष्कार शीर्षक से एक संक्षिप्त जीवनी प्रकाशित की थी। श्री मध्य भारत पुस्तक एजेंसी इंदौर से 1919 में, जिसमें बंगाल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक का जीवन वृत्त वर्णित है। बंगाल के क्रांतिकारियों में यतीन्द्रनाथ दास का व्यक्तित्व अपनी भावुकता और सुकुमारता और निर्मलता के लिए प्रख्यात रहा है। दास की एक संक्षिप्त जीवनी इसी दौर में प्रकाशित हुई है। आरंभ में ब्रज भाषा के 4 दोहे हैं, अंतिम इस प्रकार है। स्वारथ रत वे यह सदा परमारथ सिरमौर, उन जतीन की और गति इन जतीन की और। इन्हीं दिनों अलीपुर बम केस में अन्यतम अभियुक्त उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय की आत्मकथा बंगला में निर्वासितेर आत्मकहानी नाम से प्रकाशित हुई थी। इसका हिंदी अनुवाद राजनीतिक षड्यंत्र शीर्षक से उमादत्त शर्मा ने किया था। राजस्थान एजेंसी कलकत्ता से 1921 में। पूरी रचना में जेल यातना, बम विस्फोट और मृत्यु के वातावरण के बीच विनोद का अंश बड़े प्रीतिकर रूप में व्यक्त हुआ है। जीवनी लेखन के इस दौर में क्रमशः वस्तुपरकता के साथ साथ साहित्यिक भाषा शैली का भी विकास हो रहा था। इस वर्ग के विशिष्ट और महत्वाकांक्षी जीवनियों में से सीताराम चतुर्वेदी कृत महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जो 1937 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पूरे आकार की इस जीवनी में इतिवृत्त और वर्णन के साथ अनेक प्रसंगों में लेखक ने साहित्यिक भाषा शैली का प्रयोग किया है। हिंदी लेखकों की जीवनियां भी इसी बीच स्फुट रूप से ही सही लिखी जाती रही है। इस दिशा का एक आरंभिक प्रयास बाबू श्याम सुंदर दास का था, जिन्होंने हिंदी कोविद रत्नमाला के 2 भागों में, एक 1909 में है और एक 1914 में, हिंदी के 40 साहित्यकारों तथा हितैषियों की संक्षिप्त जीवनियां संकलित की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कई जीवनियां लिखी गई है। राधा कृष्ण दास कृत भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904, शिवनंदन सहाय विरचित हरिश्चंद्र 1905, ब्रजरत्न दास द्वारा रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र 1934, प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी चरित्र बाल मुकुंद गुप्त ने अपने पत्र भारत मित्र में लिखा था 1907। इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण जीवनी बनारसी दास चतुर्वेदी लिखित सत्यनारायण कविरत्न जी की है। कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी 1926 में कविरत्न के सीधे सादे जीवन वृत्त को लेखक ने बड़े आत्मीय भाव से प्रस्तुत किया है। व्यक्ति का केंद्र बनाकर पूरे समाज का चित्र प्रस्तुत करने की एक स्थिति ऐसी होती है जहां जीवनी नायक के महत्वपूर्ण होने की शर्त नहीं रह जाती। एक साधारण सामान्य व्यक्ति को उपलक्ष्य बनाकर भी समाज और व्यक्ति का संजीव अंकन संभव होता है। यह जीवनी लेखन का क्षेत्र में एक नया और महत्वपूर्ण विकास है। निराला द्वारा प्रस्तुत कुल्ली भाट, जो 1939 का है, ऐसी ही रचना है। अब आगे आत्मकथा है। आत्मकथा का वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूंगी ये वीडियो आपको ज़रूर ही अवश्य ही लाभान्वित करेगी।